हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल्टी अकाउंटिंग के फर्स्ट पार्ट के बारे में। रॉयल्टी अकाउंटिंग के इस फर्स्ट पार्ट में आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रॉयल्टी अकाउंटिंग होता क्या है और रॉयल्टी अकाउंटिंग में जो टू डिफरेंट पार्टीज होती हैं, लेसर और लेसी, दोनों की बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ जर्नल एंट्रीज की हेल्प से इसके प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। इसके अलावा हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम रॉयल्टी अकाउंटिंग में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है लीज एग्रीमेंट। अब ये लीज एग्रीमेंट होता क्या है? बेसिकली लीज एग्रीमेंट एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू पार्टीज। फर्स्ट पार्टी वो जो एसेट की ऑनर होती है या फिर किसी राइट की ऑनर होती है, और सेकेंड पार्टी वो होती है जो एसेट को यूज करती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में पार्टी वन जो है वो अपनी एसेट को यूज करने का राइट पार्टी टू को देती है। यानी कि इसमें एसेट की बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर की जाएगी। यानी पार्टी वन के पास कोई एक ऐसी एसेट है जिसको पार्टी टू यूज करना चाहती है ऑन रेंटल बेसिस, जिसके लिए पार्टी टू पार्टी वन को रेंट भी पे करेगी। ये दो पार्टीज के बीच में होने वाला एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें पार्टी वन पार्टी टू को एसेट यूज करने की राइट ट्रांसफर करती है, पोजेशन ट्रांसफर करती है, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करती। यानी ऑनर जो है वो एसेट का वो पार्टी वन ही रहता है, बस पार्टी टू के पास उसकी पोजेशन आ जाती है, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। यहां पर आप इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायग्रामेटिकल फॉर्म में। पार्टी वन और पार्टी टू, पार्टी वन को हम लेसर कहते हैं और पार्टी टू को हम लीजी कहते हैं। लेसर वो पर्सन है जिसके पास एसेट है या किसी राइट के ऊपर ऑनरशिप है, कॉपीराइट है। फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी को एसेट यूज करने का राइट ट्रांसफर कर देती है, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करती। ऑनर अभी भी पार्टी वन ही रहेगी। अब ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, तो पार्टी टू को एसेट यूज करने का राइट फ्री में तो मिलेगा नहीं। पार्टी टू को इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। बिना पेमेंट के कैसे पार्टी वन अपनी एसेट यूज करने देगी? पार्टी टू को जो कि लेसी है वो पार्टी वन को कुछ पेमेंट करेगा। फॉर व्हाट पर्पस? क्योंकि पार्टी टू ने एसेट यूज की है। जो पेमेंट पार्टी टू पार्टी वन को करेगी उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। लीज एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी को एसेट यूज करने का राइट ट्रांसफर करती है, पोजेशन देती है, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करती। पार्टी टू पार्टी वन को इसके लिए एसेट यूज करने के बदले में कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करती है, जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं। अब क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन है, इसीलिए पार्टी वन अपनी बुक्स में और पार्टी टू अपनी बुक्स में इसकी रिकॉर्डिंग जरूर करेगी, क्योंकि जहां पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है वहां पर हमें अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही पड़ते हैं। क्योंकि यहां पर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है पार्टी वन और पार्टी टू के बीच में, इसलिए पार्टी वन जो कि लेसर है इसको अपनी बुक्स में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, सारे लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फॉर व्हाट पर्पस? क्योंकि ये पेमेंट रिसीव कर रहा है, रॉयल्टी रिसीव कर रहा है, जिसको हम रेंट भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ पार्टी टू को अपनी सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी होंगी। फॉर व्हाट पर्पस? क्योंकि ये पेमेंट कर रहा है। क्योंकि ये पेमेंट रिसीव कर रहा है, इसके लिए ये इनकम है,
दूसरी तरफ पार्टी टू लेसी ये पेमेंट कर रहा है, इसकी वजह से ये इसके एक्सपेंसेस हैं। सो ओवरऑल ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक रिटन एग्रीमेंट है। अंडर दिस पार्टी वन ग्रांट्स द राइट टू पार्टी टू फॉर यूजिंग द एसेट इन एक्सचेंज ऑफ सम स्पेसिफिक वैल्यू। सम स्पेसिफिक वैल्यू मीन्स रॉयल्टी। सो ऐसे ही नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है रॉयल्टी अकाउंटिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्टी वन और पार्टी टू के बीच में जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाती है, उस ट्रांजैक्शन में पार्टी टू को पेमेंट करनी होती है पार्टी वन को। सो वो जो पेमेंट की जाती है उसी को हम रॉयल्टी कहते हैं। सो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, पेमेंट मेड फॉर यूजिंग द एसेट और एनी काइंड ऑफ राइट। जो पेमेंट की जाती है सेकेंड पार्टी के द्वारा एसेट को या किसी भी तरह के राइट को यूज करने के बदले में, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। जैसे अगर हम किसी के घर में रह रहे हैं तो हमें रेंट देना होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक इंटरवल के टाइम के बाद हर महीने। तो ये उसी की तरह है, लेकिन हम इसको रेंट नहीं कह सकते, ये रॉयल्टी कहलाएगा। सो इट इज लाइक अ रेंट whose payment is made at regular interval। ये रेंट की तरह ही काम करता है, लेकिन हम इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में रॉयल्टी कहते हैं, जिसमें पार्टी वन ने पार्टी टू को एसेट को यूज करने का राइट दिया था, ऑनरशिप नहीं दी थी। सो द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन आउटपुट और सेल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखी हुई है, जो रॉयल्टी की पेमेंट है वो आउटपुट और सेल्स के अकॉर्डिंग की जाती है, इसीलिए हम इसको रॉयल्टी कहते हैं। अदरवाइज हम इसको रेंट कहेंगे। रेंट जो होता है वो मैक्सिमम टाइम फिक्स होता है, हर साल बाद घर का किराया 10%, 12% या 15% बढ़ाया जाता है, लेकिन साल तक वो फिक्स रहता है। लेकिन रॉयल्टी फिक्स नहीं रहती, ये वेरी करती है, ये चेंज होती है, डिपेंड करती है कि आपने एसेट को यूज करके कितनी प्रोडक्शन की है, कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, कितनी आउटपुट अचीव की है। सो अगर मान लो मैंने आपको एसेट यूज करने का राइट दिया है, तो मैं लेसर हूं, आप लेसी हो, आप रॉयल्टी पे करोगे, लेकिन वो रॉयल्टी फिक्स नहीं होगी, वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगी। और वो कंडीशन क्या है, मैं आपको कहूंगा कि जितनी सेल्स आप करोगे उसका कुछ परसेंट, उसकी कुछ अमाउंट, जितनी प्रोडक्शन आप करोगे उसका कुछ परसेंटेज या उसकी कुछ अमाउंट आपको मेरे को पे करनी है। सो रॉयल्टी फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करती है आउटपुट और सेल्स के ऊपर। जितनी ज्यादा सेल्स होंगी रॉयल्टी मेरे को उतनी ही आप दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बहुत इजी एग्जाम्पल लेके आए हैं। जो राइटर्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, वो अपनी बुक्स खुद पब्लिश नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लार्ज स्केल पर अपनी बुक्स को पब्लिश कर सकें। इसीलिए राइटर्स जो होते हैं वो अपना कंटेंट रिटन किसी पब्लिशर को देते हैं, सेल नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई आप इसकी बुक्स पब्लिश करो, जितनी बुक्स बिकेंगी उसका कुछ परसेंट आप हमें दे देना। सो राइटर अपना राइट सेल कर रहा है, अपना कॉपीराइट बेच रहा है, अपनी बुक का कंटेंट सेल कर रहा है। किसको? पब्लिशर्स को। और पब्लिशर्स जब उसको पब्लिश करेंगे, जितनी बुक्स मार्केट में बिकेंगी उसका कुछ परसेंटेज वो राइटर को दे देंगे। जैसे यहां पर हमें कह रहे हैं रॉयल्टी टू द राइटर ऑफ बुक इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। राइटर को जो रॉयल्टी दी जाती है वो दी जाती है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड के अकॉर्डिंग। जैसे एक राइटर ने एक पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक लीज एग्रीमेंट कर लिया कि आप मेरी बुक्स पब्लिश करो, पर बुक के ऊपर मेरे को 100 रुपीज आप दे देना। तो सिंपल है, यहां पर जो फर्स्ट पार्टी है जो कि राइटर है और पार्टी टू जो कि पब्लिशर है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सो इसने अपना कंटेंट पार्टी टू को सेल किया, पार्टी टू ने मार्केट में बुक्स पब्लिश करके उसको बेचा। मान लो इन्होंने 3000 बुक्स सेल कर दी और 100 रुपीज पर बुक के ऊपर इनको रॉयल्टी पे करनी थी, तो पार्टी वन को 3 लाख रुपीज एज अ रॉयल्टी रिसीव होगी। सो रॉयल्टी कभी भी फिक्स नहीं रहती है, लेकिन हां रॉयल्टी की एक मिनिमम अमाउंट जरूर फिक्स की जाती है। अब क्या होगा
अगर मार्केट में एक भी बुक नहीं बिकी तो इसमें तो सारा नुकसान पार्टी वन का हो जाएगा, क्योंकि पार्टी वन ने इतना अच्छा कंटेंट लिखा, उसको दिया भी पार्टी टू को, लेकिन पार्टी टू की एक भी बुक नहीं बिकी। अब यहां पर पार्टी टू का नुकसान क्या होगा? उसने बुक्स पब्लिश की, प्रिंटिंग के ऊपर खर्चा किया और उसकी बुक्स भी नहीं बिकी। इस सिचुएशन में एक मिनिमम रेंट अमाउंट गारंटी की जाती है। यानी कि अगर पहले साल कोई भी बुक नहीं बिकी तो इसका मतलब क्या राइटर को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा? उसने इतना टाइम लगाया, इतनी अच्छे कंटेंट को लिखा, कोई बुक नहीं बिकी तो इसमें इसकी क्या मिस्टेक? तो इस सिचुएशन में पार्टी वन पार्टी टू के साथ एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी मांग सकती है। यानी पार्टी वन पार्टी टू को कह सकती है कि भाई बुक्स बिकें या ना बिकें, मैंने आपको आपका कंटेंट दिया है, मैंने बुक्स राइट की हैं, तो उसके लिए एक मिनिमम गारंटी दो। तो उसको हम कहते हैं मिनिमम रेंट, जो अमाउंट पार्टी टू पार्टी वन को देगी ही देगी, चाहे एक भी बुक सेल ना हो। और अगर बुक्स ज़्यादा सेल हो गई तो पार्टी टू का बेनिफिट है, और पार्टी वन को फिर पेमेंट किसके बेसिस के ऊपर मिलेगी? बुक्स सोल्ड के ऊपर। इस कंडीशन को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मिनिमम रेंट, मिनिमम गारंटी के पॉइंट जरूर आते हैं। ये है हमारे पास मिनिमम रेंट का थोड़ा थ्योरी बेस। इट इज अ गारंटीड अमाउंट विच इज मस्ट टू बी पेड बाय लेसी टू दी लेसर। लेसर को हम लैंडलॉर्ड भी कहते हैं। मिनिमम रेंट एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो कि लेसी जो है वो लैंडलॉर्ड को यानी लेसर को, फर्स्ट पार्टी को पे करेगा ही करेगा। अब इस केस में हमारे पास टू डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। सिचुएशन वन जिसमें मिनिमम गारंटी अमाउंट की ज़्यादा हो, और सिचुएशन टू जिसमें एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा हो। अब आपको समझना होगा कि पेमेंट किस तरह की जाती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, दोनों ही सिचुएशंस में जो हायर अमाउंट होगी वो पे की जाएगी। यानी लेसी जो है वो लेसर को वो अमाउंट देगा जिसमें लेसर का ज़्यादा बेनिफिट हो, जिसमें उसकी अमाउंट ज़्यादा रिकवर होती हो, जिसमें उसको रॉयल्टी ज़्यादा मिले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि पार्टी वन और पार्टी टू, राइटर के बीच में और पब्लिशर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि पर बुक बिकेगी तो 100 रुपीज़ आपको पर बुक के ऊपर रॉयल्टी मिलेगी। मान लो मार्केट में 3000 बुक्स बिकी और 100 रुपीज़ पर बुक के ऊपर अगर मिलेगा तो एक्चुअल रॉयल्टी 3 लाख की हो गई। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा गया था कि अगर बुक्स कम बिकी या कोई बुक ना बिकी तो उस सिचुएशन में जो पब्लिशर है वो फिर भी कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे करेगा ही करेगा राइटर को, क्योंकि राइटर ने बुक लिखी है, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए हम 5 लाख पे करेंगे। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें मार्केट में बुक्स बिकी तो हैं लेकिन कम बिकी हैं। कम बिकी हैं इसलिए रॉयल्टी भी कम आई है। अब इस सिचुएशन में पब्लिशर राइटर को कौन सी अमाउंट पे करेगा? मिनिमम गारंटी वाली या एक्चुअल जो रॉयल्टी हुई है वो वाली? ऑब्वियसली मैंने अभी कहा था विच एवर इज हायर। तो इस सिचुएशन में मिनिमम गारंटी जो पब्लिशर ने राइटर को दी थी वो 5 लाख की है, तो राइटर को 5 लाख यहां पर मिलेगा। और इस सिचुएशन में लॉस किसका हो रहा है? पार्टी टू का, लेसी का, क्योंकि उसकी बुक्स कम बिकी हैं जिसके कारण उसका मुनाफा कम हुआ है। मुनाफा कम होने के बावजूद मिनिमम गारंटी जो 5 लाख है वो पब्लिशर को पे करनी पड़ रही है। तो कितना लॉस हुआ है? 2 लाख का। इस 2 लाख के लॉस को हम रॉयल्टी अकाउंटिंग में शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। यानी एक्चुअल रॉयल्टी से ज्यादा अगर मिनिमम गारंटी की अमाउंट हो, रॉयल्टी कम रिकवर हुई हो जबकि मिनिमम गारंटी अमाउंट ज्यादा हो, उस सिचुएशन में जो डिफरेंस होता है, जो लॉस होता है, उसको हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? हो सकता है मार्केट में
6,000 बुक्स बिकी हूं, 100 रुपीज पर बुक रॉयल्टी देनी हो तो 6 लाख रुपीज एक्चुअल रॉयल्टी है, जबकि मिनिमम गारंटी कितनी की गई थी? 5 लाख। अब इस सिचुएशन में बुक्स ज्यादा बिकी हैं, इसलिए एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा रिसीव हुई है, तो राइटर को कौन सी अमाउंट मिलेगी? विच एवर इज हायर, यानी कि 6 लाख। 5 लाख तो मिनिमम गारंटी किया गया था, लेकिन बुक्स ज्यादा बिकी हैं तो रॉयल्टी ज्यादा मिली है, इसलिए राइटर को हम 6 लाख पे करेंगे। सो दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होती है वो राइटर को एक्चुअल में पे की जाती है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट वर्किंग, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। शॉर्ट वर्किंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है जबकि मिनिमम गारंटी अमाउंट ज्यादा होती है, यानी मिनिमम रेंट ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी, मार्केट में 3,000 बुक्स बिकी हैं, 100 रुपीज पर बुक के ऊपर रॉयल्टी देनी थी, तो 3 लाख रुपीज एक्चुअल रॉयल्टी, जबकि मिनिमम गारंटी की गई थी 5 लाख। तो इस सिचुएशन में जो 2 लाख की शॉर्ट वर्किंग है, जो लॉस हुआ है लीजी को, उसको हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब ये जो 2 लाख का लॉस हुआ है ना, इसको रिकवर करने का राइट लेसी के पास होता है। जो 2 लाख रुपए ज्यादा देने पड़े, बुक्स मार्केट में ज्यादा नहीं बिकी, इसकी वजह से ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाया लेसी का। इस सिचुएशन में जो 2 लाख का लॉस उसको बियर करना पड़ा लेसी को, उसको रिकवर किया जा सकता है। सो रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, इट इज द राइट ऑफ द लेसी टू रिकवर द एक्सेस पेमेंट। सो जो एक्सेस पेमेंट की है ना, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी तो 3 लाख ही मिली थी, लेकिन मिनिमम गारंटी होने की वजह से सेकेंड पार्टी ने, पार्टी 1 को, लेसी ने लैंडलॉर्ड को 5 लाख रुपीज दिए, तो 2 लाख रुपए जो ज्यादा दिए हैं उसको रिकवर करने का राइट लेसी के पास होता है। उसी को हम रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। अब ये रिकवर करने का राइट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारे पास आता है फिक्स्ड राइट और सेकंड हमारे पास आता है फ्लोटिंग राइट। फिक्स्ड राइट का मतलब होता है कि जो लेसी है वो अपने लॉस को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर ही रिकवर कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो फॉर 3 इयर्स ओनली। इसका मतलब है कि अगर प्रीवियस ईयर लेसी ने 2 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं हमारे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब वो 2 लाख जो है वो आने वाले 3 सालों में कवर कर सकता है। आने वाले 3 सालों में जब रॉयल्टी ज्यादा रिकवर होगी, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उस सिचुएशन में ये 2 लाख रिकवर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में मान लो एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो कम थी और मिनिमम गारंटी अमाउंट ज्यादा थी, जैसे कि हमारी सिचुएशन में 3 लाख और 5 लाख थी। तो इसका मतलब यहां पर 2 लाख रुपीज एक्सेस पे करने पड़े लेसी को, लैंडलॉर्ड को। सेकेंड ईयर में मान लो एक्चुअल रॉयल्टी हो गई 6 लाख, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू मिनिमम गारंटी अमाउंट 5 लाख। तो इस सिचुएशन में अब जो लेसी है वो 6 लाख की पेमेंट नहीं करेगा, वो 5 लाख की पेमेंट करेगा और 1 लाख यहां से रिकवर कर लेगा। जो सेकंड पार्टी है लेसी, वो फर्स्ट पार्टी लैंडलॉर्ड को कहेगी कि पिछले साल बुक्स कम बिकी थी, इसलिए हमें 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़े मिनिमम गारंटी के नाम पर। इस साल बुक्स ज्यादा बिकी हैं, आपकी रॉयल्टी 6 लाख बनती है, लेकिन हम आपको 6 लाख नहीं देंगे, हम आपको 5 लाख ही देंगे। 1 लाख क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 1 लाख का लॉस जो प्रीवियस ईयर हमें हुआ था वो हम इस साल रिकवर कर लेंगे। ऐसे ही मान लो थर्ड ईयर में 10 लाख रुपीज रॉयल्टी के रिकवर हुए, जबकि मिनिमम गारंटी थी 5 लाख। अब इस सिचुएशन में जो सेकंड पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी को कितनी पेमेंट करेगी? 9 लाख की। 10 लाख की पेमेंट नहीं करेगी,
9 लाख की पेमेंट करेगी, 1 लाख की पेमेंट क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि 1 लाख का लॉस जो फर्स्ट ईयर में हुआ था उसको भी तो रिकवर करना है अभी। ऐसे ही मान लो फोर्थ ईयर आया और उसमें एक्चुअल रॉयल्टी 15 लाख हुई, जबकि मिनिमम गारंटी थी 5 लाख। तो इस सिचुएशन में कितनी पेमेंट की जाएगी? 15 लाख की 15 लाख पूरी पे की जाएगी, क्योंकि अब कोई लॉस है ही नहीं जिसको सेट ऑफ किया जा सके, जिसको रिकवर किया जा सके। 2 लाख का लॉस हुआ था, 1 लाख का लॉस सेकेंड ईयर में, 1 लाख का लॉस थर्ड ईयर में रिकवर हो गया। सो जब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए ही लॉस को रिकवर करने का ऑप्शन दिया जाता है तो उसको हम फिक्स्ड राइट कहते हैं। दूसरी तरफ फ्लोटिंग राइट का मतलब होता है जब मर्जी आप अपना लॉस रिकवर करवा लो, कोई टेंशन नहीं। सो इसको हम कहते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यानी जहां पर कम अमाउंट रिकवर होगी, एक्चुअल रॉयल्टी कम होगी, मिनिमम गारंटी ज्यादा होगी, उस सिचुएशन में जो एक्सेस अमाउंट पे की गई है उसको रिकवर करने का राइट लेसी के पास होता है। सो चलिए, थ्योरी एस्पेक्ट्स कवर करने के बाद अब हम इनके कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट करते हैं और इनके जर्नल एंट्रीज को अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप अब तक आपने इस लेक्चर को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया है, नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट उनका भी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन 1 वेयर नो मिनिमम रेंट एग्जिस्ट। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मली एग्रीमेंट के बीच में एक मिनिमम रेंट की अमाउंट जरूर फिक्स की जाती है, यानी बुक्स ज़्यादा ना बिकें तो उस सिचुएशन में लेसर को रॉयल्टी के तौर पर एक फिक्स्ड अमाउंट कितनी पे करेगा वो मेंशन्ड होता है। लेकिन अगर ये नहीं बताया हुआ कि मिनिमम रेंट कितना है तब तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी यानी कि सेकेंड पार्टी, वो पार्टी जो रॉयल्टी पे करेगी, जिसके लिए रॉयल्टी पे करना एक तरह से एक्सपेंस होता है। सो जर्नल में फर्स्ट हमारे पास आती है फॉर रॉयल्टीज बिकेमिंग ड्यू। रॉयल्टीज बिकेमिंग ड्यू का मतलब है यहां पर हमें रॉयल्टी को पे नहीं करना है, अभी अमाउंट नहीं पे करनी है, हमें सिर्फ इसको रिकॉर्ड करना है, सिर्फ शो करना है कि रॉयल्टी हमारे एक्सपेंसेस हैं और ये रॉयल्टी किसको देनी है। हमने रॉयल्टी अभी दी नहीं है, सिर्फ हम इसको ड्यू करेंगे, एज अ आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो करेंगे। सो एंट्री क्या आएगी? रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब यहां पर सिंपल कॉन्सेप्ट है, रॉयल्टीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। सो रॉयल्टी को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? लैंडलॉर्ड का नेम, लेसर का नेम। सर यहां पर टू बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अभी बताया, अभी हम रॉयल्टी पे नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको ड्यू कर रहे हैं, यानी रॉयल्टी देनी है, एक्सपेंस है, लेकिन दी नहीं है। अगर दे देते तो टू बैंक आता, हमने सिर्फ इसको ड्यू किया है, यानी हम शो कर रहे हैं कि हमने ये रॉयल्टी किसको देनी है। सो जिस पर्सन को हमने रॉयल्टी देनी है वो हमारी लायबिलिटी है, यानी कि क्रेडिटर है, जिसको पेमेंट करनी है उसको क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी कहते हैं। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो अब हम उसको क्रेडिट ही तो करते हैं। सो रॉयल्टी को डेबिट क्यों किया गया? क्योंकि वो एक्सपेंसेस हैं, लैंडलॉर्ड को पैसे देने हैं यानी कि लायबिलिटी है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। ऐसे ही सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है फॉर अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज पेड टू लैंडलॉर्ड। अब यहां पर हमें लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पे कर देनी है। लैंडलॉर्ड वो पर्सन है जो कि एसेट का ऑनर है, जिसको हमने रॉयल्टी देनी थी, हमारी लायबिलिटी थी, लेकिन अब हम उसको रॉयल्टी दे रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है ना। सो लायबिलिटी जब कम होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो यहां पर हमने क्रेडिट किया था क्योंकि हमने अभी रॉयल्टी दी नहीं थी, देनी थी, लायबिलिटी थी, इसलिए क्रेडिट किया था। अब हम रॉयल्टी दे रहे हैं, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी जब कम होती है तो उसको हम डेबिट ही करते हैं। दूसरी तरफ यहां पर टू बैंक हमने लिखा क्योंकि अब हम रॉयल्टी दे रहे हैं। बैंक हमारी एसेट होती है, एसेट जब कम होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम अब उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं।
अब रॉयल्टी एक तरह का एक्सपेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। सो थर्ड एंट्री, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी रॉयल्टी हमने दी है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ये ट्रांसफर की एंट्री है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा रॉयल्टी तो एक्सपेंस है, फिर हम इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर अब हम रॉयल्टी को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बल्कि रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर करते वक्त हमें इसको ऑपोजिट करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। सो जो भी अमाउंट होगी रॉयल्टी की वो सब हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। मान लो रॉयल्टी 5 लाख की थी, तो 5 लाख हम इन सब में रिकॉर्ड करेंगे, और लास्ट में भी 5 लाख ही आएगा। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है जर्नल इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यानी कि वो पर्सन जो एसेट का ऑनर है, जो फर्स्ट पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में, और जिसको रॉयल्टी रिसीव होगी, यानी इसके लिए रॉयल्टी एक तरह से इनकम है। सो फर्स्ट जर्नल हमारे पास है फॉर रॉयल्टीज बिकेमिंग ड्यू। जैसे कि लेसी की बुक्स में था, सबसे पहले रॉयल्टी को ड्यू किया जाता है, ऐसे ही यहां पर भी रॉयल्टी ड्यू की जाएगी। रॉयल्टी लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है, इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। सो रॉयल्टी रिसीवेबल्स ये एक तरह से इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। सो यहां पर हम लिख देते हैं इनकम। दूसरी तरफ क्योंकि रॉयल्टी रिसीव होनी है, किससे रिसीव करनी है? लेसी से। लेसी वो पर्सन है जिससे रॉयल्टी रिसीव होगी, यानी कि ये एसेट है, ये हमारे डेटर्स हैं, जिनसे पैसा लेना होता है उनको हम डेटर कहते हैं। सो पैसा लेना है, एसेट है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। सो एंट्री क्या आ जाएगी? जिस पर्सन से पैसे लेने हैं उसको डेबिट करो, जिस चीज के पैसे मिलेंगे जो हमारी इनकम है उसको क्रेडिट करो। सो यहां पर बैंक अकाउंट क्यों नहीं लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है ना? नहीं, पैसा मिल नहीं रहा है अभी, पैसा नेक्स्ट एंट्री में मिलेगा। अभी हम इसको सिर्फ ड्यू कर रहे हैं। लीसी से पैसा लेना है, कौन सा? रॉयल्टी का। सो जिससे पैसा लेना है वो एसेट है, और जिस चीज का पैसा लेना है वो हमारी इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट और इसको डेबिट किया है। मान लीजिए 5 लाख है जो रिसीव करना है, तो 5 लाख एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री आएगी एक्चुअल अमाउंट रिसीव करने की। अब जब एक्चुअल में लैंडलॉर्ड को, ऑनर को पैसा रिसीव होगा तो वो बैंक में जाएगा। बैंक हमारी एसेट होती है, और बैंक में पैसा जाने से एसेट इंक्रीज हो जाएगी, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा आया कहां से है? लीजी से। लीजी वो पर्सन है जिससे हमने पैसा लेना था, वो हमारी एसेट थी, लेकिन अब तो उसने पैसा दे दिया ना। अब जब अगर पैसा दे दिया तो एसेट हमारी कम हो गई। एसेट जब कम होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो बैंक हमारी एसेट है, एसेट बढ़ रही है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि रॉयल्टी का पैसा मिल रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट। इसको हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि लीजी वो पर्सन है जिससे पैसा लेना था, अब उसने पैसा दे दिया तो एसेट हमारी खत्म, एसेट कम हो गई। एसेट जब कम होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो 5 लाख एंड 5 लाख। ऐसे ही लास्ट, जैसे प्रीवियस बुक में, लीजी की बुक में प्रॉफिट एंड लॉस में रॉयल्टी को ट्रांसफर किया गया था, यहां पर भी हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन एंट्री थोड़ा सा ऑपोजिट आएगी। लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी एक इनकम है, और इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सो क्योंकि इनकम को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा। सो हमने रॉयल्टी को ट्रांसफर कर दिया कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। सो ये भी हमारे पास आ जाएगा 5 लाख। तो ये ट्रांजैक्शंस थोड़ी इजी थी, सिचुएशन नंबर 1 जहां पर कोई मिनिमम रेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड सिचुएशन की, जहां पर एक मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करता है। और जहां पर मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करता है वहां पर आपको तो पता ही है, 2 केसेस आते हैं।
या तो एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा होगी या फिर मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। सो इसलिए सिचुएशन 2 में हमारे पास 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, मान लो कि पब्लिशर ने मिनिमम रेंट फिक्स कर दिया 5 लाख का, जबकि एक्चुअल बुक्स बिकी हैं 3000 और 100 रुपीज़ पर बुक में मिलेगा, तो ये बन जाएगा 3 लाख। तो ज़्यादा कौन सा है? मिनिमम रेंट। सो फर्स्ट केस हमारे पास है जब मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करता है और मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल रॉयल्टी। और इस सिचुएशन में आपको तो पता ही है, जो पब्लिशर है उसको कौन सी अमाउंट देनी होती है एज अ रॉयल्टी? मिनिमम गारंटी अमाउंट, दैट इज 5 लाख। और जो एक्चुअल रॉयल्टी है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सेस पेमेंट को क्या कहते हैं? यस, शॉर्ट वर्किंग। सो इस केस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर शॉर्ट वर्किंग है और शॉर्ट वर्किंग को रिकूपमेंट करने का राइट भी हमें पता होना चाहिए, लीजी के पास होता है। तो चलिए, फर्स्ट केस जहां पर मिनिमम गारंटी की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल रॉयल्टी, उसके रिगार्डिंग हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी, यानी कि सेकंड पार्टी जिसको की रॉयल्टी देनी होती है, जिसके लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है। तो यहां पर एंट्रीज का कॉन्सेप्ट वही है, 3 एंट्रीज, पहली रॉयल्टी को ड्यू करने की, दूसरी पेमेंट करने की, तीसरा ट्रांसफर करने की। प्रोसेस वही रहेगा, बस एंट्री में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैसे आएगा? सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर रॉयल्टीज बिकमिंग ड्यू। रॉयल्टी बिकमिंग ड्यू का मतलब है अभी एक्चुअल रॉयल्टी पे नहीं करनी है, सिर्फ इसको रिकॉर्ड करना है, शो करना है, एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है। सो यहां पर एंट्री देखो, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अगर मैं आपको प्रीवियस एंट्री दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास वो केस था जहां पर मिनिमम रेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो एंट्री थी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी एक्सपेंसेस हैं इसलिए डेबिट किए, और पैसे हमने क्योंकि देने हैं, हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। तो एंट्री तो यहां पर भी वही है, रॉयल्टीज टू लैंडलॉर्ड, बस यहां पर एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो गया, वो है शॉर्ट वर्किंग्स का। अब ये इजी ही तो है। एक्चुअल रॉयल्टी 3 लाख की है तो यहां पर 3 लाख आ जाएगा। शॉर्ट वर्किंग्स जो कि लीजी को पे करने पड़े वो है 2 लाख के। सो टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है लैंडलॉर्ड को? 5 लाख। तो सिंपल है, रॉयल्टीज एक्सपेंसेस होते हैं इसलिए हमने इसको डेबिट किया। दूसरी तरफ क्योंकि मिनिमम अमाउंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम रिकवर हुई है, तो 2 लाख का नुकसान उठाना पड़ा लीजी को। सो क्योंकि ये लॉसेस है इसलिए इसको भी डेबिट किया गया। तीसरी तरफ लैंडलॉर्ड को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि लैंडलॉर्ड वो पर्सन है जिसको पैसे देने हैं, जिसको पैसे देने होते हैं वो एक तरह से यस लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। सो 3 लाख एक्चुअल रॉयल्टी, 2 लाख मिनिमम गारंटी की वजह से जो शॉर्ट वर्किंग का लॉस हुआ, टू लैंडलॉर्ड 5 लाख। बाकी एंट्रीज वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको प्रीवियस केस में करवाई थी। लैंडलॉर्ड को पैसे देने हैं, लायबिलिटी थी, लेकिन अब हमने पैसे दे दिए इसलिए लायबिलिटी हो गई हमारी कम, और लायबिलिटी जब कम होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू, बैंक हमारी एसेट है, एसेट कम हो रही है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। और लास्ट में जो रॉयल्टी होती है वो हमें ट्रांसफर करनी होती है, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। सो ये ट्रांसफर करने की एंट्री भी सेम है, 5 लाख। सो बाकी सारी एंट्रीज सेम थी, बस इसमें हमें शॉर्ट वर्किंग शो करनी पड़ी। सो चलिए अब हम इस सेम केस को लैंडलॉर्ड की बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड किया जाता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले केस वही है, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी कम रिकवर हुई है जबकि मिनिमम गारंटी अमाउंट ज्यादा है, यानी 3 लाख वर्सेस 5 लाख, और 2 लाख का क्या हुआ? शॉर्ट वर्किंग। इसका मतलब लैंडलॉर्ड को तो 5 लाख ही मिलेंगे, उसके लिए अभी भी ये इनकम ही है, लेकिन एक तरह से 2 लाख कम है एक्चुअल रॉयल्टी के कंपैरिजन में,
तो उसको भी हमें सेपरेटली रिकॉर्ड करना होगा। अब अगर मैं आपको सिंपल केस की जर्नल एंट्री यहां पर दिखाऊं तो आप देख सकते हो, सिंपल केस जहां पर मिनिमम रेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां पर हमारे पास फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी को ड्यू करने की क्या आती थी, लीजी अकाउंट डेबिट, यानी जिससे पैसे लेने हैं, जो हमारी एसेट है हमने उसको डेबिट किया। दूसरी तरफ रॉयल्टी क्योंकि इनकम है इसलिए हमने रॉयल्टी को यहां पर क्रेडिट किया 5 लाख। तो एंट्री तो अभी भी वही है, लीजी यानी कि वो पर्सन जिससे पैसे लेने हैं, ये हमारी एसेट है इसलिए हमने इसको डेबिट किया। दूसरी तरफ पैसे किस चीज के लेने हैं, रॉयल्टी के, सो रॉयल्टी इनकम है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। लेकिन यहां पर हमें एक अमाउंट और क्रेडिट करनी होगी जो है शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट, यानी टोटल अमाउंट लैंडलॉर्ड को 5 लाख मिलेंगे जिसमें से रॉयल्टी के 3 लाख हैं और जो बाकी शॉर्ट वर्किंग्स हैं वो 2 लाख हैं। सो शॉर्ट वर्किंग्स हो चाहे रॉयल्टी हो, दोनों ही लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है इसलिए हमने इन दोनों को क्या किया है, क्रेडिट किया है। सो टोटल 5 लाख रिसीव होने हैं, 3 लाख एक्चुअल रॉयल्टी में से और 2 लाख शॉर्ट वर्किंग में से। बाकी की जो 2 एंट्रीज हैं, रॉयल्टी को रिसीव करने की और रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की, वो दोनों ही सेम है। बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया क्योंकि ये हमारी एसेट है और एसेट जब इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं 5 लाख। लीजी वो पर्सन है जिससे पैसे लेने थे, अब पैसे मिल चुके हैं, सो दोबारा तो मिलेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि पैसे मिल चुके हैं तो एसेट कम हो गई है। एसेट जब कम होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं 5 लाख। ऐसे ही क्योंकि रॉयल्टी लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में ये कहां ट्रांसफर की जाएगी, क्रेडिट साइड। सो सेम एंट्री, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट 5 लाख। सो ये भी केस पूरा सेम ही था, बस यहां पर हमें शॉर्ट वर्किंग्स को भी शो करना था क्योंकि मिनिमम गारंटी अमाउंट ज्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम है। सो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन के सेकंड केस के बारे में। सेकंड सिचुएशन जहां पर मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करता है और सेकंड केस जहां पर एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा हो और मिनिमम रेंट कम हो। इसमें भी मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं। मान लो पब्लिशर ने मिनिमम अमाउंट गारंटी की है 5 लाख, जबकि बुक्स बिकी हैं 6000 और पर बुक के ऊपर 100 रुपीज रॉयल्टी डिसाइड की गई थी। इसका मतलब एक्चुअल रॉयल्टी है 6 लाख। सो क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है, विच एवर इज हायर वही पे करनी होती है, तो इस बार लैंडलॉर्ड को 6 लाख रुपीज रिसीव होंगे। अब यहां पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर शॉर्ट वर्किंग प्रीवियस ईयर हुई हो तो उसको रिकूपमेंट करने का राइट लीजी के पास होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पिछले साल 3 लाख एक्चुअल रॉयल्टी थी, 5 लाख मिनिमम रेंट था, सो 2 लाख का क्या हुआ था, शॉर्ट वर्किंग हुआ था। सो वो 2 लाख का शॉर्ट वर्किंग अब क्या इस साल रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि इस बार एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है। तो क्या इस साल उस 2 लाख में से 1 लाख की रिकवरी की जा सकती है? ऑब्वियसली की जा सकती है। मैंने प्रीवियस आपको इसी लेक्चर में बताया था, प्रीवियस स्लाइड में, कि अगर कोई शॉर्ट वर्किंग होती है तो लीजी जो है वो कुछ फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए या फिर फ्लोटिंग राइट के अकॉर्डिंग अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकता है। तो जो प्रीवियस केस मैंने आपको बताया था, ये वाला जहां पर 2 लाख की शॉर्ट वर्किंग हुई थी, क्या उसको इस साल रिकवर किया जा सकता है? ऑब्वियसली यस, क्योंकि यहां पर एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है। इसका मतलब जो लेसी है वो लैंडलॉर्ड को 6 लाख नहीं पे करेगा, 5 लाख पे करेगा और 1 लाख वो अपनी शॉर्ट वर्किंग्स को रिकवर करने के लिए पे नहीं करेगा। सो चलिए इसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी, जिसमें एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेंट कम है और शॉर्ट वर्किंग को भी रिकवर करना है। सो इसमें भी 3 ही एंट्रीज आएंगी। पहले नंबर पे रॉयल्टी को ड्यू करना, दूसरे नंबर पे रेंट पे करना यानी रॉयल्टी पे करना और तीसरे नंबर पे उसको ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले रॉयल्टीज को ड्यू करना। नॉर्मल केस है, यहां पर रॉयल्टीज एक तरह से एक्सपेंस है
इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। कितनी रॉयल्टी पे करनी है? पे तो 6 लाख करनी है। किसको पे करनी है? लैंडलॉर्ड को पे करनी है, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमने रॉयल्टी पे करनी है। तो पे तो 6 लाख करनी है, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट कितनी की गई है वो हम यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। सो सेकंड है फॉर द पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। सो लैंडलॉर्ड वो पर्सन है जिसको हमने 6 लाख रुपीज देने हैं, हमारी लायबिलिटी है, लेकिन अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। लायबिलिटी जब कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। सो 6 लाख हमने पे करने हैं। 6 लाख में से 5 लाख हमने पे किए हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंक ट्रांसफर, और 1 लाख हमने पे नहीं किया, हमने शॉर्ट वर्किंग्स में से उसको रिकवर कर लिया। पिछले साल जो हमने 2 लाख एक्स्ट्रा दिया था ड्यू टू शॉर्ट वर्किंग, उसमें से 1 लाख हम रिकवर कर सकते हैं। सर पूरा का पूरा 2 लाख रिकवर नहीं किया जा सकता? ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा पेमेंट हम उसको 1 लाख की ही कर रहे हैं। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बीच में 1 लाख का ही डिफरेंस है। अगर यहां पर 10 लाख होता और यहां पर 5 लाख होता तब हम 2 लाख रिकवर कर सकते थे एक साथ, लेकिन अब हम इस साल 1 लाख ही रिकवर कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट 1 लाख की ही दे रहे हैं। सो बैंक हमारी एसेट है, एसेट कम हो रही है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। दूसरी तरफ शॉर्ट वर्किंग एक तरह से इनकम है लेसी के लिए, क्योंकि उसको 1 लाख रुपए नहीं देने पड़े, उसने अपना लॉस रिकवर कर लिया, उसने अपना लॉस कम कर लिया। तो लॉस जब कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही लास्ट एंट्री क्या आएगी? रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग को दोनों को ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सो ये ट्रांसफर करने की एंट्री है, दोनों को हम डेबिट साइड ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी। अब यहां पर आपको याद होना चाहिए जो ये शॉर्ट वर्किंग है इसको हम बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं। सो टोटल 6 लाख ट्रांसफर होगा, जिसमें से 1 लाख शॉर्ट वर्किंग के लिए, 5 लाख रॉयल्टी के लिए ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सो ओवरऑल इसमें सिर्फ एक ही एंट्री में चेंज था, जो कि ये एंट्री थी मेन, जहां पर टोटल 6 लाख पेमेंट में से 5 लाख बैंक के थ्रू पे किए गए और 1 लाख शॉर्ट वर्किंग में से रिकवर किए गए। सो सेम सिचुएशन को लैंडलॉर्ड की बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो भी हम जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो जर्नल इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, जिसके लिए रॉयल्टी एक इनकम है। तो यहां पर फर्स्ट एंट्री तो सेम आएगी, लेसी वो पर्सन जिससे रॉयल्टी के पैसे हमने लेने हैं, यानी कि ये हमारी एसेट है, एसेट बढ़ रही है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। कितनी पेमेंट रिसीव करनी है? एक्चुअल रॉयल्टी 6 लाख है, मिनिमम रेंट 5 लाख है, सो कितनी अमाउंट रिसीव की जाएगी? 6 लाख। रॉयल्टी क्योंकि इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है 6 लाख। अब 6 लाख क्या लैंडलॉर्ड को पूरे मिलेंगे? ऑब्वियसली नहीं। पिछले साल का जो लॉस है 2 लाख वाला, उसमें से 1 लाख का लॉस यहां रिकवर किया जाएगा क्योंकि लेसी के पास रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का राइट होता है। सो यहां पर आप देखो सेकेंड एंट्री फॉर रिसीविंग पेमेंट एंड रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, दोनों की एंट्री हमने एक साथ डाल दी है। तो सबसे पहले तो लैंडलॉर्ड को 5 लाख रुपीज मिलेंगे फॉर द रॉयल्टी। बैंक हमारी एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं 5 लाख। और 1 लाख क्योंकि रिसीव नहीं हो रहे, उसको 6 लाख मिलने चाहिए थे, 6 लाख में से 5 लाख ही मिले और 1 लाख नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि 1 लाख नहीं मिल रहा है वो उसके लिए लॉस है, लॉस बढ़ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। लेसी के लिए शॉर्ट वर्किंग्स की रिकूपमेंट करना प्रॉफिट था इसलिए हमने वहां पर उसको क्रेडिट किया था, लेकिन इसके लिए तो लॉस है ना, इसको 6 लाख की बजाय 5 लाख ही मिल रहे हैं, तो 1 लाख जो नहीं मिल रहा शॉर्ट वर्किंग, इसके लिए लॉस है इसलिए हमने डेबिट किया। अब यहां पर लेसी वो पर्सन है जिससे पैसे हमने लेने हैं, वो हमारी एसेट थी, अब उसने पैसे दे दिए ना, तो अब तो वो हमारी एसेट नहीं रही, एसेट कम हो गई, सो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। लास्ट एंट्री इसमें आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड इन दोनों को ट्रांसफर करना। सो क्योंकि दोनों को हमने क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को हम डेबिट करेंगे। सो रॉयल्टी जो कि 5 लाख है
1 लाख जो कि शॉर्ट वर्किंग्स में जाएगा, टोटल 6 लाख हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने रॉयल्टी अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ जर्नल एंट्रीज जितनी हो सकती थी डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से अंडरस्टैंड की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कुछ बेनिफिट उनका और कुछ बेनिफिट हमारा भी हो जाए।